हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फोटोपीरियोडिज्म की बात हो चुकी है, वनलाइजेशन की बात हो चुकी है. ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद द फाइटोहार्मोन्स. तो आज के लेक्चर में विल स्टार्ट विद द फाइटोहार्मोन्स, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द फाइटोहार्मोन्स वी नीड टू टॉक अबाउट सम टर्म्स. जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट differentiation. Then there is a term de-differentiation. And there is a term redifferentiation. So there is differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Now differentiation का मतलब क्या होता है कि जब कोई सेल when it takes up a specific function, ठीक है, तो we term it as the cell has differentiated. Initially cells के पास कोई specific function नहीं होता है. यहाँ पे अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट के सेल की अगर बात करें तो यहाँ they are not having a specific function, so we would term them as undifferentiated cells. ठीक है, सो मेरिस्टेम की अगर बात करते हैं तो मेरिस्टेम एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है. बट द मोमेंट द मेरिस्टेम बिकम्स डिफरेंशिएटेड, इट टेक्स अप अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो अपन बोलेंगे कि यार वो क्या हो चुका है, द मेरिस्टेम हैज अंडरगॉन डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं मेरिस्टेम की अगर बात करते हैं तो मेरिस्टेम अभी तक आपको पता चल गया होगा, इट इज अ डिवाइडिंग टिश्यू. ठीक है, so when meristem undergoes changes and takes up a specific function, we'll term it as differentiation. ठीक है, और वो मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू permanent tissue. So when meristem gets converted into a permanent tissue, it has become differentiated. वो क्या हो चुका है, differentiated हो चुका है. ठीक है, तो it has lost the ability of cell division, lost the ability of cell division. ठीक है, ये चीज अपन ने बात कर रखी है. एरिथमेटिक ग्रोथ जो हम आगे देख रहे थे, एरिथमेटिक ग्रोथ था और जियोमेट्रिक ग्रोथ था, उसमें मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से द एबिलिटी ऑफ सेल इज लॉस्ट. वन ऑफ द सेल हैज द एबिलिटी, अनदर सेल लूजेस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. तो जब मेरिस्टेम अपनी एबिलिटी लूज करता है सेल डिवीजन की, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब जब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है तो क्या होता है, इट स्पेशलाइजेज स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड फिजियोलॉजिकली. It gets specialized, or it specializes structurally, functionally and physiologically. ठीक है, so permanent tissue has lost the ability of cell division and now it is structurally, functionally, physiologically performing the same function. Now process क्या था, differentiation था. अब permanent tissue के अंदर अगर फिर से there is a change, जहां पे ये permanent tissue क्या बन जाता है, it's again starts cell division, it again starts the process of duplication. It's a permanent cell, permanent tissue, and if this permanent tissue starts सेल डिवीजन अगेन, या फिर स्टार्ट्स सेल डुप्लीकेशन अगेन, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी आ गई, ये तो मेरिस्टेम की प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि मेरिस्टेम को आप क्या बोलते हो, दे कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग सेल, दे कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग सेल. तो मेरिस्टेम लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड बिकेम परमानेंट टिश्यू. बट जब परमानेंट टिश्यू फिर से इट अगेन स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड अगेन स्टार्ट्स डुप्लीकेटिंग दी सेल्स, मतलब क्या हुआ, ये परमानेंट टिश्यू फिर से क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मेरिस्टेम की प्रॉपर्टी दिखा रहा है. तो यहां पे आई कैन टर्म इट एज दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू,
this is प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम कब बनता है, जब कोई परमानेंट टिश्यू जिसके पास सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं थी वो फिर से सेल डिवीजन चालू कर देता है, सेल डुप्लीकेशन चालू कर देता है, तो जो टिश्यू बनेगा उसे कहा जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का। फॉर एग्जांपल कैन बी टेकन हियर, दैट इज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, देन इफ this secondary meristem, it again now converts into a permanent tissue। अगर ये फिर से permanent tissue में convert हो जाता है तो we'll term it as second degree permanent tissue। we'll term it as second degree permanent tissue। ठीक है, so अगर meristematic tissue which is a group of dividing cells, they do not have a specific function, they simply keep on dividing, if those cells lose the ability of cell division and they become specialized structurally, functionally and physiologically, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इसे permanent tissue बोलेंगे। But now in plants there are two types of growth, primary and secondary growth। तो secondary growth में participate करने के लिए अगर ये जो permanent tissue है, ये परमानेंट टिश्यू अपनी सेल डिवीजन की जो एबिलिटी चली गई थी उसको फिर से रिगेन कर लेता है, अगेन स्टार्ट्स डिवीजन और डुप्लीकेशन, तो आप उसे बोलोगे सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे। और उसका एक एग्जांपल है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इज एग्जांपल। नाउ during the secondary growth, again if the meristematic tissue undergoes redifferentiation, so it is converted into permanent tissue। मतलब फिर से पहले क्या हुआ, यहां से ये बना, फिर यहां से ये बन रहा है, तो आपने बोला डी डिफरेंशिएशन है, बट फिर से जब इसका कन्वर्जन परमानेंट टिश्यू में होता है तो उसे कहा जाता है रीडिफरेंशिएशन। इट इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। तीन टर्म्स, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स in regard to plants। this is not in terms of animals। तो animals में ऐसा नहीं होता है कि यार डुप्लीकेशन एबिलिटी अगेन आ जाती है डिवीजन की, so this is only with the plants। so don't expect this with the animals। now so we have a term development। so यहां पे हम डिफाइन करेंगे all the changes in structure, all the changes in structure, function of a plant that occurs through its life cycle, from seed germination to death। ठीक है, so that is termed as the development। all the changes in structure, function of a plant that occurs through its life cycle from seed germination to death is termed as development। ठीक है, one more term that is plasticity। अगर rub this down, एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग टर्म देखते हैं प्लास्टिसिटी का।
What is plasticity? ठीक है. So when we talk about plasticity, it is ability to change, the ability of the plant to change according to its environment or according to its life cycle. Change in plant according to life cycle or according to the environment. According to life cycle or according to लाइफ साइकिल. जैसे कि अगर बटरकप प्लांट की बात करें, एग्जांपल में लेते हैं बटरकप प्लांट, विच इज अ एम्फीबियस प्लांट. इट इज एम्फीबियस प्लांट. एम्फीबियस प्लांट का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट आधा पानी में है और आधा पानी के बाहर है, उसे एम्फीबियस प्लांट कहा जाएगा. सो बटरकप इज अ एम्फीबियस प्लांट. यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जो इसके लीव्स है. इफ दिस इज अ प्लांट, so half portion of the plant is going to be in the water body, half portion is going to be on the top. तो जो पोर्शन पानी के बाहर है, जो पोर्शन पानी के बाहर है, उसके ऊपर जो लीव्स होते हैं वो पूरे होते हैं. ठीक है. और जो लीव्स पानी के अंदर की तरफ है वो लीव्स कट होते हैं. कैसे होते हैं? कट होते हैं. इट गोज लाइक दिस. ये वाटर बॉडी हो गई, ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं. तो पानी के अंदर जो पोर्शन है वहां पे आप लीफ देखो तो आपको लीफ कैसा दिख रहा है? कट लीफ दिख रहा है. इस तरीके का लीफ नहीं दिख रहा है. और पानी के बाहर जो लीफ है उसका पैटर्न अलग है. मतलब दो टाइप ऑफ लीव्स ग्रो कर रहे हैं यहां पे. टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड. ठीक है. एक वाला लीफ पूरा अच्छा वाला, और दूसरा जो कट हुआ हुआ लीफ है अंदर की तरफ पानी के अंदर. क्यों ऐसा? बिकॉज अगर ये लीफ पानी में होता तो ये क्या करता? पानी के फ्लो को डिस्टर्ब करता और वो लीफ टूट जाता. ठीक है. पानी की फ्लो की वजह से. इसीलिए ये दो लीफ से इनको पानी के बाहर रखा हुआ है. और जो लीफ अंदर है वो पहले से क्या है? कट फॉर्म में है. ओके, दे आर नॉट फुल्ली लाइक दिस. ये कट फॉर्म में अवेलेबल है, सो दैट द वाटर कैन इजीली पास थ्रू इट विदाउट डैमेजिंग द लीफ. ठीक है. सो टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड. एक अच्छा सा डेवलप्ड और एक कट. सो दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल हेट्रोफिली. दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, जहां पे प्लांट दो टाइप्स ऑफ लीव्स को दिखा रहा है. दूसरा पैटर्न देखते हैं लाइफ साइकिल के हिसाब से. प्लास्टिसिटी अगर देखें, चेंज इन प्लांट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. यहां लिखेंगे चेंज इन प्लांट स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स in accordance to environment and life cycle. तो लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, जो ग्रोइंग स्टेज होता है, उसमें प्लांट्स में कभी कभी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स देखने को मिलेंगे कंपेयर टू द मैच्योर स्टेज. तो मेंशन करते हैं डिफरेंट types of leaf in
juvenile and mature phase. Different types of leaf in juvenile and mature phase. So this is known as developmental heterophyly. This is known as developmental heterophyly. That is different types of leaf in juvenile and mature phase. And this whole thing is termed as plasticity. आपको प्लांट के स्ट्रक्चर्स में ऑर्गन्स में डिफरेंस दिख रहा है. जो ऑर्गन पानी के अंदर है उसका पैटर्न अलग है, जो ऑर्गन पानी के बाहर है उसका पैटर्न अलग है. ऑर्गन्स है, आई मीन द लीफ. ठीक है. और यहाँ पे लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आप देखें तो मैच्योर स्टेज में जो लीफ देखने को मिलता है दैट इज डिफरेंट कंपेयर टू द लीफ व्हिच इज फाउंड इन द जुवेनाइल फेज. ठीक है. सो दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी. डन. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. Now when you talk about developmental heterophyly या डेवलपमेंट की बात करते हैं प्लांट में, तो ये जो चीजें हैं डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे. वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर, अनदर इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर. देयर आर टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द प्लांट और फॉर द डेवलपमेंट इन द प्लांट. ठीक है. सो डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो दो फैक्टर्स है यहां पे. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. Intrinsic factor, that is the ones which are the internal factors, जैसे कि intercellular factors and intracellular factors. ठीक है. तो इंट्रासेल्युलर की अगर बात करें तो दैट इज जेनेटिक फैक्टर, है ना. जीन्स अफेक्ट करते हैं ना डेवलपमेंट को भी. और इंटरसेल्युलर फैक्टर की बात करें दोज आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. Those are plant growth regulators जिन्हें कहा जाता है PGR. They're termed as PGR. और external मतलब not on the body but on the environment अगर देखें तो कौन से factors है. So there is water है, O2 है, temperature है, न्यूट्रिएंट्स है. सो ये सब क्या है. दिस आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. दे आर नॉट ऑन, दे आर नॉट इन टर्म्स ऑफ द बॉडी, दे आर इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है. तो पीजीआर की अगर बात करते हैं तो पीजीआर की कैटेगरीज में इंटर सेल्युलर फैक्टर्स की कैटेगरीज में कौन आता है. सो वी हैव फाइटो हार्मोन्स जैसे कि वी हैव ऑक्सीन्स, वी हैव gibberellins, then we have cytokinin, then there is ethylene, and then there is ABA, abscisic acid. Clear है. So ये सब क्या हो गया. These are PGRs, plant growth regulators, and we can put them under a category of phytohormones. I'll note this down. They can be placed under the category of
फाइटोहॉर्मोन्स। ठीक है ना, ये फाइटोहॉर्मोन्स में से अगर देखें, सो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, दे आर टर्म्ड एज ग्रोथ प्रमोटर्स। और जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है, दिस आर टर्म्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है। और इथाइलिन जो यहां पे मैंने बताया, ये थोड़ा बहुत ग्रोथ प्रमोट भी करता है, तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में भी प्लेस कर देता हूं। तो अभी अपन को पता होना चाहिए कि फाइटोहॉर्मोन्स में से ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स आर ग्रोथ प्रमोटर्स, व्हाइल एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। उसमें जो इथाइलिन है वो थोड़ा बहुत ग्रोथ प्रमोशन का भी काम करता है। So they are all under the category of phytohormones. So let's start with the phytohormones. और phytohormones में I'll start with the auxins first. और let's say the history of auxin देख लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, so let's talk about the auxin history. auxin की अगर हिस्ट्री देखें तो we need to talk about the work of Charles Darwin and Francis Darwin. अगर ऑक्सीन की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, इनकी बात करते हैं। सो इनकी अगर बात करें, सो इन्होंने जो रिसर्च किया था, द रिसर्च was carried on canary grass. They researched on canary grass, and what they did to is they took the coleoptile. Let's say this is the coleoptile of canary grass. और इसको they gave unilateral light. इसको क्या प्रोवाइड किया? इसको यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड किया। तो हुआ क्या, जो ऑक्सीन का प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीन इस बाजू प्रोड्यूस होके इट वुड मूव टू द अपोजिट साइड, इट वुड मूव टू द अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड में सेल्स में ग्रोथ प्रमोट करेगा। मतलब सनलाइट अगर आप यहां से इंसिडेंट करते हो कोलियोप्टाइल की टिप के ऊपर, तो जो ग्रोथ आपको दिखाई देगी वो ग्रोथ ऑन दी अपोजिट साइड दिखेगी, अपोजिट साइड ऑफ द सनलाइट। इस बाजू आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ग्रोथ कहां दिखेगी? ऑन दी अपोजिट साइड, क्योंकि ऑक्सीन्स क्या करेंगे, इस पोर्शन में सिंथेसाइज होंगे एंड दे वुड मूव टू दी अदर साइड, और वहां पे ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, तो जब ग्रोथ दिखाई देगी यहां पे, अच्छा ये क्या चीज बनाई है मैंने, कोलियोप्टाइल बताया। ठीक है, ये कोलियोप्टाइल मैंने बना रखा है। तो जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ की वजह से क्या होगा, यहां पे ग्रोथ ज्यादा और यहां पे सेल्स ज्यादा डिवाइड करेंगे, सेल्स की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, तो यहां पे आपको टर्निंग या फिर बेंडिंग दिखाई देगी। तो जो कोलियोप्टाइल है, अगर उसको आप यहां से सनलाइट दे रहे हो या लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट वुड स्टार्ट बेंडिंग टूवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, तो लिखेंगे टिप ऑफ कोलियोप्टाइल
shows bending towards light, या फिर bending की जगह we can use the term curvature. और curvature towards light. ठीक है. So this was observed by Charles Darwin and Francis Darwin when they were experimenting on canary grass. और जब उन्हें unilateral light दी on one side of the tip of coleoptile, they observed there was bending. Auxin यहाँ पे produce होकर यहाँ move करता है on the other side and it leads to the cell elongation और आपको curvature देखने को मिलेगा towards the light. ठीक है. Then what they did is now they assumed कि यार यहाँ पे maybe there's something being produced जो curvature cause कर रहा है. Initially तो नहीं पता था ना. Initially curvature आ रहा था, but क्यों आ रहा था it was not clarified. So what they did is now in the second case they cut the tip of the coleoptile और फिर लाइट उसको दिया यूनिलेटरल लाइट फ्रॉम वन साइड. ये कोलियोप्टाइल था. कोलियोप्टाइल का टिप कट कर दिया. ठीक है. तो टिप पे तो ऑक्सीन बनता है, तो यहां पे टिप कट कर दिया. तो टिप कट करने के बाद जब लाइट दिया यूनिलेटरल लाइट, तो देयर वाज no bending observed, no curvature observed, no curvature observed. ठीक है. कोई curvature observed नहीं हुआ. तो Charles and Darwin then concluded that there is something produced on the tip of the coleoptile. लिख देते हैं. Concluded that there is something ही बोलेंगे. अभी तो आपको पता है ऑक्सीजन है, और उस टाइम पे it was something. So concluded that there is something produced by the tip of coleoptile. ठीक है. Tip of coleoptile. So this was the work of Charles Darwin and Francis Darwin. Then we'll talk about the work of Basin and Jensen. Basin and Jensen का अगर काम देखें तो यहां पर उन्होंने क्या किया, जो कोलियोप्टाइल का टिप है उसको कट करके उसके नीचे एक जेलेटिनस ब्लॉक डाल दिया. This is the coleoptile. It was cut. और यहां पे क्या प्लेस कर दिया, यहां पे एक जेलेटिनस ब्लॉक को प्लेस किया कट करके. जेलेटिनस ब्लॉक वॉज प्लेस्ड हियर. और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर से यूनिलेटरल लाइट दिया इसको वन साइड से. तो अब फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा. और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ये ऑक्सीजन ने क्या किया, द ऑक्सीजन विच वॉज प्रोड्यूस्ड एट द टिप, इट मूव्ड फ्रॉम द टिप टुवर्ड्स द बॉटम. वो ऊपर से नीचे की तरफ आया. क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया और उसने क्या दिखाई दिया, उसने अगेन इट शोड कर्वेचर. फिर से यहां पे क्या देखने को मिला, कर्वेचर देखने को मिला. दैट मीन्स वो जो भी चीज बन रही थी, है ना, दैट समथिंग, या अभी जो जिसको अपना ऑक्सीजन बोलते हैं, दैट ऑक्सीजन वाज एबल टू पास थ्रू द जेलेटिनस ब्लॉक.
कर्वेचर मोमेंट ऑब्जर्व. क्यों? बिकॉज ऑक्सीन पास्ड थ्रू gelatinous block. Because oxygen was able to pass through the gelatinous block, तो हुआ क्या? यहां पे भी कर्वेचर मोमेंट ऑब्जर्व हो गया. ठीक है. सो दिस वाज द वर्क ऑफ बेसिन एंड जेंसन. बेसिन एंड जेंसन. क्लियर है? सिंपल है. ओके. सो नाउ बाय द वर्क ऑफ बेसिन एंड जेंसन ये पता चल गया कि यार जो ऑक्सीजन है या फिर वो समथिंग जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था वो जेलेटिनस ब्लॉक के थ्रू भी पास हो सकता है. इसीलिए आपको यहां पे फिर से कर्वेचर मूवमेंट देखने को मिला. नाउ another work was performed by वेंट. और वेंट ने वर्कड ऑन ओट सीडलिंग. किसके ऊपर काम किया? ओट सीडलिंग के ऊपर काम किया. और उसने क्या किया कि जो कोलियोप्टाइल का टिप था उसको कट किया. ठीक है. और कट करके उसके नीचे किसको प्लेस किया? उसके नीचे अगार ब्लॉक को प्लेस किया. ठीक है. और अगार ब्लॉक को प्लेस करने के बाद उसने टिप को क्या दिया? यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड किया. यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड किया. तो अब क्या होगा? जब यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? टिप से नीचे की तरफ मूव करेगा. फिर उसने ये जो ब्लॉक था जेलेटिनस ब्लॉक, जेलेटिनस ब्लॉक को लेके प्लेस किया. सिर्फ जेलेटिनस ब्लॉक को प्लेस किया एट द टिप. जहां से कट किया था उसके ऊपर प्लेस कर दिया. पर देखो आप पूरा एक्यूरेट नहीं रखा, थोड़ा टेढ़ा रखा है, थोड़ा साइड में रखा है. मतलब अब क्या होगा? जो ऑक्सीजन यहां पे थे वो ऑक्सीजन यहां पे मूव करेंगे, इस पोर्शन में मूव करेंगे. और जब वो इस पोर्शन में मूव करेंगे मतलब इतने पोर्शन में देयर इज गोइंग टू बी सेल डिवीजन, इतने पोर्शन में देयर इज गोइंग टू बी सेल इलोंगेशन. इतने पोर्शन में नहीं होगा, वाले पोर्शन में नहीं होगा क्योंकि जो ब्लॉक है इसके कांटेक्ट में नहीं है, इसी के कांटेक्ट में है. तो अब क्या दिखाई देगा? अगेन there was curvature observed. क्या हुआ? कर्वेचर ऑब्जर्व हो गया यहां पे भी. क्यों कर्वेचर ऑब्जर्व हुआ? क्योंकि जो ऑक्सीजन यहां पे आया था टिप से वो ऑक्सीजन यहां पे कांटेक्ट में आता है सेल के, क्योंकि आपने बीच में नहीं रखा है, आपने साइड में रखा है. तो कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीजन क्या करता है? यहां पे सेल डिवीजन प्रमोट करता है, सेल इलोंगेशन प्रमोट करता है और यहां के सेल्स ग्रो करते हैं. अब यहां के सेल्स जब ग्रो करेंगे तो जो कर्वेचर है दैट वुड गो टू दिस साइड. तो ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा. सो दिस वाज द वर्क ऑफ वेंट. तो वेंट ने बोला क्या? देयर इज सम केमिकल इन्फ्लुएंस व्हिच कॉजेस ग्रोथ. वेंट said that there is chemical influence that causes growth. When said that there is chemical influence that causes growth और उसने इसको टर्म दिया ऑक्सीन. क्या टर्म दिया? इसको ऑक्सीन टर्म दिया. अब ये वर्ड कहां से ओरिजिनेट करता है? ये वर्ड ओरिजिनेट करता है ग्रीक से, जिसमें ऑक्सीन का मतलब होता है मींस टू ग्रो. तो जो ग्रीक वर्ड है इसका, ग्रीक वर्ड
यहां से ये यूज किया है, दैट इज ऑक्सीन. क्या वर्ड है? ऑक्सीन वर्ड है. ओके, विच मीन्स टू ग्रो. ठीक है, वहां से ये वाला वर्ड अपन ने वेंट ने डेवलप किया. ठीक है, तो वेंट का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया इस हिसाब से अपन देखें तो यहां पे मैं एक और पॉइंट मेंशन करता हूं. द फर्स्ट ऑक्सीन वाज एक्सट्रैक्टेड बाय वेंट एंड द टर्म वाज आल्सो गिवन बाय वेंट. फर्स्ट ऑक्सीन वाज extracted by vent and term was also given by vent. First oxine was extracted by vent and the term was also given by vent. Done? Clear है? नाउ थोड़ा और चीज मैं मेंशन करूंगा. जो यहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, दैट एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड एज बायो एसे फॉर ऑक्सीन. एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड एज बायो assay for oxine. As a bioassay for oxine. What is bioassay? So bioassay is a test, or it is used to detect the identity, functionality of plant chemicals. Used to detect identity, functionality of plant chemicals. है ना, बिकॉज यहां पे आपने पता लगाया कि ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन का पता लगाया मतलब आपने एक आइडेंटिटी फाइंड आउट करी, केमिकल की फंक्शनैलिटी फाइंड आउट करी. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने ऑक्सीन के बारे में पता लगाया, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज बायोएसे. और इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया? एविना कर्वेचर टेस्ट. द बायोएसे वाज टर्म्ड एज एविना कर्वेचर test. So experiment is used as bioassay for oxine, और टेस्ट को क्या कहा गया? It is termed as a Wiener curvature test, which is used to detect the identity, functionality of plant chemicals, जिसको we term it as bioassay also. तो ये जो टेस्ट है bioassay, it is a qualitative and quantitative test. Qualitative and quantitative test. The bioassay. ठीक है, अब और चीजें जो वेंट ने देखी, दैट इज 10 डिग्री कर्वेचर के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो कर्वेचर कॉज करेगा. सो 10 डिग्री कर्वेचर अगर कॉज करना है प्लांट में, सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 150 माइक्रोग्राम्स पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन. अगर प्लांट में 10 डिग्री कर्वेचर हो रहा है तो उसके लिए 150 माइक्रोग्राम्स पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये एक बायोएसे हो गया, दैट इज अ वीना कर्वेचर टेस्ट. और दो बायोएसे के मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, दैट इज स्प्लिट पी टेस्ट और दूसरा है ग्रास रूट इनिबिशन टेस्ट.
ग्रास रूट इनहिबिशन टेस्ट, ठीक है। सो देयर इज स्प्लिट पी टेस्ट एंड द ग्रास रूट इनहिबिशन टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। एंड अवीना कर्वेचर टेस्ट, तो ये क्या हो गया, दिस आर दी बायोएसिड्स, डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑक्सीन्स। अगर आगे देखें और वी कैन टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन भी देख लेते हैं। Okay, structure of oxime. Okay, structure of oxime की बात करते हैं. So they are weak acidic compounds. They are weak acidic compounds. Okay, they are unsaturated ring structures. They are unsaturated ring structures with acidic side chains. With acidic side chains. ठीक है, सो स्ट्रक्चर नेचुरली अकरिंग स्ट्रक्चर्स हैं. नेचुरल ऑक्सीन्स अगर देखें, सो वी हैव इंडोल एसिटिक एसिड, which is termed as IIA. Which is termed as IAA. And there is another natural oxime that is indole butyric acid. That is IBA. Indole butyric acid and indole acetic acid. ठीक है, दूसरा अगर देखें सिंथेटिक ऑक्सीन्स की अगर बात करते हैं, सिंथेटिक मतलब मैनमेड केमिकल्स के थ्रू, दोज आर नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, दैट इज NaA, that is naphthalene acetic acid. Then there is NaM, that is naphthalene acetic amide. Naphthalene acetic amide. Then there is 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. And then there is 2,4,5-D, that is 2,4,5-dichloro trichlorophenoxyacetic acid. ठीक है, सो दिस आर ऑल दी सिंथेटिक ऑक्सीन्स, और यहां पे मैंने कैटेगरी दी है नेचुरल ऑक्सीन्स की आपको, ठीक है।
So I hope things are very, very clear. Things are very, very simple regarding the auxin. In the next lecture, we'll talk about the synthesis of auxin. I hope आज जो बातें करी लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक है? So I hope it's very, very clear. Still, if you are confused with any of the topics, do let me know. ठीक है? Thank you so much.